respondent. In respect of the former, we presume that stimuli like this is not required. Okay, let it be. तो स्केल का मतलब आपको समझ में आ गया. सब्जेक्ट ओरिएंटेशन मतलब ये डिपेंड करेगा कि मतलब द रिस्पोंडेंट जो फिल कर रहा है उसके बेसिस पर इसको मतलब बनाया जाएगा. ओके. रिस्पॉन्स फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, उसमें रैंकिंग दी रहती है लाइक 1 2 3 और वट एवर द रिस्पोंडेंट हैज टू सेलेक्ट, राइट. डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी मतलब वो जो मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्टिविटी पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पे, मतलब नॉन प्रेफरेंस जजमेंट करना है या क्या करना है. सो उसके बेसिस पर रहता है. ओके. स्केल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि बेसिकली नॉमिनल स्केल जो है या फिर अगर आप ऑर्डिनल लेना चाह रहे हो तो ऑर्डिनल इंडिकेट करता है कि मतलब जो रिलेशनशिप आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब वो कितना डिफरेंट है, कितना ज्यादा कितना कम है ना. तो वो होता है. No P represents non more satisfaction. 5 represents satisfaction. Okay. So okay. So this way तो scale construction techniques जो है आपका तो आपका क्या होता है, एक तो हो गया जो कि पहले से अवेलेबल है बाय बिकॉज ऑफ द थ्योरीज एंड रिसर्चेस वी हैव ऑलरेडी अवेलेबल रेडीमेड 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल, 7 पॉइंट लाइकर्ट स्केल, 9 पॉइंट लाइकर्ट स्केल ऐसे अवेलेबल है. बट इसके अलावे अगर अगर आपको अपना स्केल बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो. ठीक है. इफ यू वांट टू हैव योर ओन स्केल देन यू कैन हैव इट. ओके. बट देयर आर सम टेक्निक्स एंड देयर आर सम थिंग्स दैट हैज टू बी टेकन केयर व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द स्केल. ठीक है. तो सबसे पहले होता है आर्बिट्री अप्रोच. आर्बिट्री मतलब कि आपको जब स्केल बनाना है इट शुड बी डेवलप्ड ऑन एडहॉक बेसिस. मींस एडहॉक बेसिस का मतलब क्या होता है कि लाइक इट हैज टू बी प्रिज्यूम दैट स्केल जो है वो मेजर करेगा आपकी किस किस कंसेप्ट को फॉर विच दे हैव बीन डिजाइन, ऑल्दो देयर इज लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट सच एन assumption whatever. Okay. Consensus approach means everyone should agree to that. Item analysis approach means the item that you are trying to test okay is to be given to a number of respondents, and after administering the test that they are able to understand the total scores are then calculated for everyone. Okay. फिर cumulative scale होता है तो confirmation हम लेते हैं. factor scales होता है. Okay. so this इस तरह से आप स्केल भी बना सकते हो. ओके. स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक यही होता है कि आप मतलब कि जो है कंसेंसस लेके बनाओगे, अग्री करेंगे लोग, उस पे मार्क्स मिलेगा एंड ऑल. ठीक है. हाइवर हम लोग रेटिंग स्केल्स जो है वो मतलब जो अवेलेबल रेटिंग स्केल्स है वो भी है जिसपे आप क्या कर सकते हो कि आप उसको डायरेक्टली ले सकते हो, राइट. तो रेटिंग स्केल्स मतलब वही जो मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव रेटिंग स्केल्स जो कैटेगोरिकल स्केल्स होते हैं. ठीक है. जिसमें आप लाइक से लेके डिसलाइक तक या अबव एवरेज से लेके एवरेज, बिलो एवरेज और अदर तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हो. न्यूट्रल, डिसलाइक, समवॉट लाइक, समवॉट डिसलाइक, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, इस तरह का रैंकिंग करते हो, राइट. तो रैंकिंग जो आप रैंकिंग स्केल जो होता है वो ग्राफिक रेटिंग स्केल भी होता है जिसमें आप टिक मार्क कर सकते हो, राइट. जैसे कि मान लो ये एक लाइकर्ट स्केल है. इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बोला कि हाउ मच यू लाइक द कंसेप्ट ऑफ रिवीजन क्लास, तो आपने बोला लाइक वेरी मच, लाइक लाइक समवॉट, न्यूट्रल, डिसलाइक, ओके, एंड डिसलाइक वेरी मच. Okay. So this way also you can give, or else what you can is okay, मतलब ये हो गया 3 to 5 5 point like scale पे हो गया. If you select 5 that means you don't like you dislike it very much, right. So this type of scale is also used for the qualitative and behavioral studies. Okay.
तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो डिस्कशन है ये है कि आपका जो रैंकिंग, इसको कहते हैं रैंकिंग स्केल्स, है ना, जो कंपैरेटिव स्केल्स होता है, ओके। With that comparative scale, we make relative judgments against other similar objects. Okay, so the respondents under this theory, they directly compare two or more objects and make the choices among them. This is what they are doing. तो जजमेंट बेसिकली हो रहा है, तो इसमें पेयर्ड कंपैरिजन का मेथड यूज किया जाता है। तो बेसिकली एन इज नंबर ऑफ जजमेंट्स, ठीक है, कितने जजमेंट्स आने हैं, एंड स्मॉल एन इज नंबर ऑफ स्टिमुली और ऑब्जेक्ट्स टू बी जज्ड, ठीक है, जैसे आपने कितना क्वेश्चंस बनाया है, कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। तो एन, एन माइनस वन बाई टू, ये आपका मतलब अगेन आपका ये हो गया कि आप अगर ये जानना चाहते हो कि आपको कितना सैंपल लेना चाहिए, है ना, नंबर ऑफ जजमेंट्स कितने होने चाहिए, तो यू कैन जस्ट डू दिस कि कितने आइटम्स हैं, आइटम्स एन, एन माइनस वन बाई टू, दैट गिव्स एन, है ना। So, for example, respondents' patterns of 100 members of paired comparison of 4 suggestions for union bargaining proposal properties. Okay. Scale construction technique तो बताया ही है. Name of the scale construction approach. Arbitrary approach को arbitrary scales कहते हैं, consensus scale को differential scales कहते हैं, item analysis approach not required. आपको सिलेबस में सिर्फ स्केल्स पढ़ना है, और क्या पढ़ना है मैं देखूं एक बार. लाइकर्ट स्केल एंड दैट्स ऑल. लाइकर्ट स्केल ही पढ़ना है आपको, और कोई भी नहीं पढ़ना, ठीक है. तो थर्नस्टोन टाइप स्केल नहीं पढ़ना है आपको, डिफरेंशियल स्केल. लाइकर्ट टाइप स्केल्स चलो ये डिस्कस कर लेते हैं. ओके, एज पर योर सिलेबस वी जस्ट हैव टू डिस्कस ऑन लाइकर्ट स्केल, ठीक है, और कोई भी स्केल नहीं डिस्कस करना है हमें. तो लाइकर्ट स्केल, जिसको स्यूमेटेड स्केल्स भी कहते हैं, इज बेसिकली it is developed by utilizing the item analysis approach, wherein a particular item is evaluated on the basis of how well it discriminates between those persons or to the total score, है ना. फॉर एग्जाम्पल आपका होता है 3, 7 और 5, ओके. तो इसमें क्या है कि अग्रीमेंट लाइक स्ट्रांगली अग्री, अग्री, अनडिसाइडेड, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, ऐसे करके 5 पॉइंट लेकर स्केल बनता है, ठीक है. Okay, so the Likert scale technique, it assigns a scale value to each of the 5 responses. So the same thing is done in respect of each and every statement in the instrument. So this way, the instrument yields a total score of each respondent, which would then measure the respondent's favorableness towards the end point. Like for example, आप समझ लो कि T statement था, ठीक है. T statement में T statement है, और मान लो आपके 5 ये हैं, ये लोग हैं, ओके. तो 150 चांसेस है मोस्ट फेवरेबल रिस्पॉन्स पॉसिबल, राइट. अगर आप 5 पॉइंट लेकर स्केल पे देख रहे हो, तो अगर 5 आता है तो 150 इज द मोस्ट फेवरेबल रिस्पॉन्स पॉसिबल. 30 into 3 हो जाएगा आपका, 3 ये अनडिसाइडेड है, तो न्यूट्रल एटीट्यूड आएगा, एंड मोस्ट अनफेवरेबल एटीट्यूड आने का ये चांसेस. द स्कोर्स फॉर एनी इंडिविजुअल वुड फॉल बिटवीन 30 to 150, दैट इज वेरी श्योर, है ना. अनफेवरेबल से लेके फेवरेबल तक के बीच में आएगा. इफ द स्कोर हैपेंस टू बी अबव 90, इट शोज दैट favorable opinion to the given point of view. A score of below 90 would mean unfavorable score opinion, and a score of exactly 90 would be suggestive of a neutral attitude, right?
तो ये आपका लाइकर्ट स्केल होता है. नॉट मच डिस्कशन इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन. ओके, इसमें हमें डिस्कस तो प्राइमरी डेटा बेसिकली वो डेटा होता है जो आप डायरेक्टली व्हेन यू गो एंड सर्वे दैट, व्हेन यू गो एंड डायरेक्टली कलेक्ट. और secondary data is the data that is already been collected by some agencies or someone and is available publicly or privately, whatever, and is available, right? It has already been done. The data is already collected. It is available for the analysis or whatever. Okay. So primary data का क्या होता है कि you make your own questions and you go and collect those. तो वो आप सर्वे के थ्रू करो, इंटरव्यू के थ्रू करो, है ना. लेकिन आप करते क्या हो कि यू गो एंड कलेक्ट, यू सर्वे दैट, यू एक्सपेरिमेंट दैट, है ना. तो सर्वे के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है. आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कर सकते हो. तो बेसिकली इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल एंड ऑल दीज दे यूज द प्राइमरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा पर्टिकुलरली मान लो आप सर्वे कर रहे हो या आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो. लाइक आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करो या इंटरव्यू मेथड यूज करो या क्वेश्चन ले रहे हो या शेड्यूल कर रहे हो या फिर आप ऑडिट या पेंट्री ऑडिट या कंज्यूमर, ये सारे आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा. ठीक है. आप डेप्थ इंटरव्यू करो, कंटेंट एनालिसिस करो, ये सारे क्या है, प्राइमरी डेटा के पार्ट है, राइट. प्राइमरी डेटा मीन्स यू आर गोइंग and getting the data, you are going to the sample, you are going to the population and then you are collecting the data. तो अगर बात की जाए ऑब्जर्वेशन मेथड के, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि you go and observe the behavioral, है ना, behavior of the population, है ना. तो ऑब्जर्वेशन जो है वो आप कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्वेशन बेसिकली साइंटिफिक टूल यूज करके जो भी आप मेथड वगैरह डेटा कलेक्शन का यूज कर रहे हो, आप कर रहे हो. लेकिन आप कर क्या रहे हो इज यू आर एक्चुअली गोइंग एंड यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज देयर विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट और व्हाटएवर. ओके, सो there is no third person. You are going to that respondent to your sample and you are collecting through the interview or through the questionnaire method, whatever method you are taking, but you are directly collecting that. That is what is known as primary data. Secondary information जो होता है वो क्या होता है कि that is already there available and you have to take that data and use in your studies. तो secondary data जो होता है वो प्राइमरी डेटा से बिल्कुल अलग होता है और इसके टेक्निक्स भी अलग होते हैं. इसके यूजफुलनेस भी जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है. ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट द इंटरव्यू मेथड, तो इंटरव्यू मेथड प्राइमरी है या सेकेंडरी है? ऑफ कोर्स ये प्राइमरी है. प्राइमरी बिकॉज you will actually go and ask the person, you will first handly note down the observation, right? So personal interview method हो गया जिसमें आप directly you go to the person, you ask the questions, you have a face-to-face contact and the investigation is being done, the oral investigation हो या telephonic हो या जो भी हो, it is done. So direct personal investigation technique are all part of the primary data. Okay. कई बार इंटरव्यूज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है. स्ट्रक्चर्ड मींस इट इज ऑलरेडी, द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी वेरी वेल प्री प्लान्ड, ठीक है. तो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर यूज होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स यूज होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए एंड ऑल. कई बार क्वेश्चंस अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, मींस इट इज ओपन, लाइक ओपन टाइप जो इंटरव्यूज होते हैं कि वेयर इंटरव्यू विल बी आस्क्ड in a very open manner. Okay, it is unstructured, it does not follow any predetermined system or questions or predetermined standard techniques. Okay, so that is known as unstructured interview. So unstructured interview also it requires, you know, the deep knowledge and everything is required and you are doing the interview, and this comes under the primary data collection. आप फोकस्ड इंटरव्यू बोलते हो. फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है कि यू हैव लाइक समथिंग इनटू माइंड दैट यू वांट टू फोकस ऑन एंड यू हैव अ फोकस अटेंशन on some given experience of the respondent and it's the question would be asked around that theme only, है ना. तो ये होता है फोकस्ड इंटरव्यू.
इसी तरह होता है आपका क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है, क्लिनिकल इंटरव्यू जो होता है वो कंसर्न होता है about the like is concerned majorly with the clinical uh, providing feelings of motivations or the course of individual's life experience है ना. So the method of eliciting information under it is generally left to the interviewer's discretion. तो ये सारे टाइप ऑफ इंटरव्यूज है कि आप क्लिनिकल इंटरव्यू करते हो या आप नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू करते हो कि आप नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू जो हुआ वो बेसिकली आपका हुआ कि टू इनकरेज द रिस्पोंडेंट टू टॉक अबाउट अ गिवन टॉपिक है ना, तो नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू बोलते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें बिल्कुल कम होता है, वो ऑलमोस्ट ओपन टाइप इंटरव्यू होता है. तो फोकस इंटरव्यूज एंड ऑल्सो द इंटरव्यूज आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्राइमरी डेटा. ओके, तो आपको पता है इंटरव्यू लेने का पर्पस क्या होता है, इज टू गेट द ट्रू इनसाइट है ना. Like, है ना, get the personal touch in is get the responses and reactions. Like these are the like you can say the purpose of having an interview है ना. Even the interview is very easy because it requires a good amount of time. It requires the permissions and all. The timing and everything is very like um difficult. So it is not easy, but it is of much use, and it is one of the main, you can say, technique of collecting the primary data. Especially the behavioral science, this is used. Okay, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है. क्वेश्चनर के थ्रू भी क्वेश्चनर करने का मतलब क्या है? क्वेश्चनर मतलब होता है एक पेपर या गूगल फॉर्म जिसमें आपने किसी एक पर्टिकुलर लाइक स्ट्रेस से रिलेटेड अगर आपको जानना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, तो आपने बंदे से पूछा कि अच्छा आपको कब स्ट्रेस होता है, आप मतलब आपको हेडेक होता है तो आपको कैसा फील होता है, आप कब मतलब यू फील वेरी लाइक not balanced, you feel stressed, you feel fatigue, you feel like you don't want to do it. As you are तो उसको कहते हैं क्वेश्चनर. तो इंटरव्यूज में do one with person and you have to ask the question. But क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आप उस जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए हैं सर्वे टाइप के लिए, तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड देन ये जैसे आई लाइक स्पेल पे उन्होंने मार्क करना है तो वो मार्क करेंगे है ना. फिर आप उस पूरे मतलब क्वेश्चन को कलेक्ट करते हो और अपना रिस्पॉन्सेस चेक करके डेटा एनालिसिस करते हो. ठीक है, पार्ट ऑफ द प्राइमरी डेटा कि आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो आप क्वेश्चन के थ्रू भी करवा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक तो आप बहुत सारे पॉपुलेशन को इंक्लूड कर सकते हो है ना, लार्ज ज्योग्राफी को इंक्लूड कर सकते हो, लो कॉस्ट में कर सकते हो बिकॉज यू डो नॉट हैव टू सिट विद दैट पर्सन.
हेलो. Okay, so we were discussing on the collection of data through question. And then analyzes the data using the tools. So questionnaire Your is voice is very, echoing. sorry, Your voice is echoing. It again cutting off. cutting off, cutting off. What can I do? Yeah, I'll just check the network again. So because of the network fluctuation only, I have been logged off twice. Yes, ma'am. I know. Is it better, Joy, right now? Ma'am, No? yes. Ma'am, yes, but it is still but much better than before. Okay. So I think it will take a minute to settle down. We just have to complete the end part of the unit. Earlier, it was better before the break or before we Ma'am, just yes. Before the first break, it is. it was better. Uh, Yes, ma'am. is it not fine right now? Still, it is breaking in between. No, ma'am. Now it's fine. It's fine. Can I continue? Yes, ma'am. Okay. Okay. So this is what we were discussing, collection of data through questionnaire. तो questionnaire सबसे मतलब आपका सस्ता और अच्छा तरीका है primary data collection का. Reason being कि you don't have to spend much of the resources, neither the time, neither nor the cost. Okay, it is very low cost and you can cover a wide spread of मतलब geography, right? You can cover a wide like population. Okay, एंड चांसेस आर देयर कि उसमें बायसनेस भी कम हो. रीजन बीइंग कि आप जैसे इंटरव्यू करते हो तो इंटरव्यू में यू हैव टू सिट विद द पर्सन एंड यू हैव टू टॉक वन टू वन, राइट? तो चांसेस है कि कोई ऐसे आप सेंसिटिव क्वेश्चन करो लाइक रिलेटेड टू मैरिज और योर पर्सनल लाइफ और समथिंग लाइक दैट, तो द पर्सन मे नॉट बी कंफर्टेबल आंसरिंग द क्वेश्चन. सो चांसेस है कि इंटरव्यू वाले केस में, इंटरव्यू में जो आप प्राइमरी डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो इंटरव्यू मेथड से, तो चांसेस है कि बायसनेस हो जाए. बट क्वेश्चनर मेथड से ये बायसनेस कम हो जाता है, राइट? And respondent also they get enough time to answer their questions and large sample of the data collect hota hai. So these are the benefits of having like collecting your responses through questionnaire. ठीक है. बट क्वेश्चनर का सबसे मेन जो इशू है वो ये है कि वो एक जनरल आम पब्लिक भरती है. उस आम पब्लिक को आपने जो क्वेश्चन है जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में, जिस तरीके से दिया है वो समझ में आना चाहिए और इजी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होना चाहिए, है ना? और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा क्लोज रहे तो बेटर है येस और नो में, क्योंकि ओपन जिसमें आप रिस्पॉन्सेज मतलब फिल करने को दे रहे हो टू राइट योर ओपिनियन दैट मे नॉट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर द जनरल पब्लिक. तो क्लोज्ड क्वेश्चंस रहे तो वो ज्यादा बेटर होता है. तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो, जो प्रॉपरली समझ में आए, क्वेश्चन सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, राइट? क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सनल वेल्थ और मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मतलब पर्सनल कैरेक्टर नेचर का तो नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना होता है एंड you get the you get the primary data collected through the questionnaire. Okay.
एक होता है क्वेश्चन है थ्रू सॉरी कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स का मतलब होता है कि आप एक प्रोफॉर्मा रखे हो, मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने बनाया है जो कि आप फिल करा रहे हो, ओके, किसी पर्पस के लिए आपने बनाया हुआ और आप उससे फिल करा रहे हो, तो उसी को कहते हैं शेड्यूलिंग। ओके, नॉट मच इज रिक्वायर्ड देयर। यहाँ पर है आपका डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड शेड्यूल। तो क्वेश्चन है जनरली जो होता है वो आप मेल से या किसी भी तरह से वो अपना आप शेयर कर सकते हो अपने रिस्पोंडेंट को। शेड्यूल जो होता है वो जनरली ये फिल होता है रिसर्च वर्कर करते हैं और न्यूमरेटर हु कैन इंटरप्रेट द क्वेश्चन व्हेन नेसेसरी। मतलब वो क्वेश्चंस थोड़े, जो शेड्यूल वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेचर के और मतलब काफी मतलब क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको मे बी एट टाइम्स इंटरप्रेट करके बताना होता है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड वेरी मच हियर। ओके, सम अदर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, लेट्स गिव दिस। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे, आपका हो गया प्रोजेक्ट टेक्निक्स। प्रोजेक्ट टेक्निक्स मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट टेक्निक्स का मतलब होता है, ये बेसिकली साइकोलॉजी वाले केस में होता है कि इफ यू वांट टू नो द साइकोलॉजी और समथिंग लाइक दैट बिहेवियरल एंड ऑल दिस, तो आप क्या करते हो, आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हो। यू डू नॉट आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली टू द पर्सन, यू आस्क द क्वेश्चंस राउंड अराउंड द बीटिंग अराउंड द बुश जो कहते हैं ना, वो वाला आप करते हो। और आप फिर उसके बाद जो है वहां से आप यू गेट टू नो, मतलब यू गेट टू गेट द इन्फरेंस ऑफ दैट, है ना। तो मे बी थ्रू द फोटोग्राफ, पिक्चर और इन प्लॉट एंड सो ऑन। इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी होता है। कई बार आप देखोगे कि लाइक सम टेस्ट और सम एक्सपेरिमेंट इज डन बाय शोइंग यू कि आपको कलर सेलेक्ट करना है, आपको कोई ड्राइंग सेलेक्ट करनी है, आपको कोई मतलब ऐसे कोई पजल सेलेक्ट करना है ना। तो वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी एक तरीका होता है। सेंटेंस कंप्लीशन भी होता है। कई बार आप देखोगे कि कई सारे इंटरव्यूज वगैरह में आपको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट रहता है या स्टोरी कंप्लीशन रहता है। तो दैट शोज योर माइंडसेट, दैट शोज योर साइकोलॉजी। तो ये सारे भी आर पार्ट ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट, so all these are the primary data collection, quizzes and all this. इसके डेप्थ इंटरव्यू मींस a comprehensive interview which talks everything about the related topic. Okay, तो डेप्थ इंटरव्यू कह लो। कंटेंट एनालिसिस मींस मतलब जो भी जैसे कि कंटेंट है, मान लो किसी टॉपिक से रिलेटेड, मान लो स्ट्रेस से रिलेटेड, तो वॉट एवर इज गिवन इन द न्यूज पेपर, इन द एडिटोरियल, इन द मैगजीन, इन द बुक, सो ऑल दोज थिंग्स आर टेकन एंड देन द स्टडी इज डन कि हु हैव टॉक्ड मोर ऑन विच टॉपिक एंड some sentimental or something like this is also done while doing the content analysis. So content analysis is basically measures the pervasiveness and it sometimes the intensity of the force. Okay, so it is basically used to measure through proportion, right? Now, talking about the secondary data. Secondary data means क्या होता है? Data that are already available. That is, they refer to the data which have already been collected and analyzed by someone. है ना? किसी ने collect किया हुआ है, किसी ने उसको रखा हुआ है already collect करके. So when the researchers they utilize the secondary data, then he has to he has to look into the various sources from where he can obtain them, right? And सेकेंडरी डेटा जनरली जो होता है वो पब्लिश डेटा होता है, जो कि वेरियस सोर्सेज लाइक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस पब्लिकेशंस एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल बॉडीज एंड सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स, बुक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इन सब में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट जो आपके पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं इन सब में अवेलेबल रहता है ना। सेकेंडरी डेटा यहीं से आपको मिलता है जनरली। तो और जो अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा होता है वो ऑलमोस्ट अनपब्लिश बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा यहाँ से आप ले सकते हो। सेकेंडरी डेटा जब आप लेते हो तो आपको चेक करनी चाहिए, जैसे आप प्राइमरी डेटा में चेक करते हो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, वैसे यहाँ भी आपको रिलायबिलिटी चेक करनी चाहिए। रिलायबिलिटी मीन्स फाइंडिंग आउट सच थिंग्स अबाउट द सेट डेटा, हु कलेक्टेड, मतलब किसने कलेक्ट किया, क्या वो ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट का है, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ द डेटा, where they collected by using proper methods and all this। तो आपको reliability, suitability and adequacy of the data हमेशा चेक करनी चाहिए।
है ना, whether it is suitable for the purpose I am taking and it is reliable. Okay. Then सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डेटा कलेक्शन. तो डेटा कलेक्शन के लिए आपको देखना चाहिए कि नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी, आपके पास फंड कितने अवेलेबल है, टाइम कितना है, एंड व्हाट इज द प्रिसीजन रिक्वायर्ड. ओके. फिर आपका केस स्टडी मेथड होता है. केस स्टडी मेथड इज बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस का मेथड होता है, जिसमें आप केयरफुली क्या करते हो, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करते हो एक पर्टिकुलर यूनिट का. ओके. उस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में आप इन डेप्थ, रेदर आप सब कुछ डेप्थ एंड ब्रेथ में आप स्टडी करते हो और बताते हो कि अबाउट देयर इंटर रिलेशंस. ओके. तो केस स्टडी भी एक अच्छा तरीका है, जो कि पूरा आपका मतलब एक इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हो जाता है ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट अंडर कंसिडरेशन, राइट. सो केस स्टडी इज ऑल्सो अ गुड मेथड. ओके. so this is done. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट एनालिसिस ऑफ डेटा. तो आप जब डेटा, आपने प्राइमरी डेटा यूज किया या सेकेंडरी डेटा यूज किया, जैसे भी आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब बारी आती है उस डेटा को एनालाइज करने की. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा क्लीनिंग करनी है. डेटा क्लीनिंग या डेटा प्रोसेसिंग. तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि वॉट एवर डेटा यू हैव कलेक्टेड, यू हैव टू लाइक चेक ऑन कि उस डेटा में कहीं कुछ मिसिंग नहीं हो, डेटा की रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, उसमें कोई एडिटिंग रिक्वायरमेंट है ना. ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी चेक्ड आउट. ठीक है. फिर उसके बाद होती है कोडिंग. कोडिंग मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग like providing the numerals or systems to answer so that the respondents can be put into limited number of categories or classes. For example, male or female. Male, female में what we do is generally we give the coding of 1, 2 or 0, 1, something like that, है ना. फिर we do the classification. Okay, and then फिर frequency analysis and जो आपके descriptive analytics होते हैं वो होता है. ओके. अगर कोई ऐसा आपका आंसर मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल the problem concerning don't know responses, अगर ऐसे responses है तो you have to like remove that respondent. Okay. Now we'll discuss कि what are the statistics that are used in research. Mainly कौन सा statistics use होता है. तो सबसे पहले descriptive statistics use होता है. Descriptive statistics, it is concerned with the development of certain indices from the raw data, whereas inferential statistics, it is concerned with the process of generalization. ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि आपने जैसे मेल फीमेल कलेक्ट किया, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, उनका जॉब रिलेटेड सब कुछ जो आपने नोट डाउन किया है, वो रॉ डेटा नोट डाउन किया. और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, उससे कोई जनरलाइजेशन करने की कोशिश करता है. ओके, मेल्स में जो है स्ट्रेस लेवल देखने को ज्यादा मिला, ये एक इन्फ्लुएंस हो गया आपने जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किया था उसका, है ना. तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है उसको सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं. दैट हैव मेजरली दो मतलब उसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं वो एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर होते हैं और टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होते हैं. ओके. we'll discuss later on. So the important statistical measures that can be used to summarize the survey or research data are, जो मेन आपके स्टैटिस्टिकल मेजर्स है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मतलब आप एवरेज निकालने की कोशिश करते हो कि ऑन एन एवरेज व्हाट इज द पॉपुलेशन सेइंग. मेजर ऑफ डिस्पर्सन. डिस्पर्सन मींस इज देयर एनी वेरिएंस बिटवीन व्हाट वन पॉपुलेशन इज सेइंग एंड द अदर पॉपुलेशन इज सेइंग. मेजर ऑफ एसिमेट्री और स्क्यूनेस. ओके. Skewness means like one population is very like very biased towards one thing or is liking one thing, skewed. Okay. Measure of relationship and other measures. So these are the various statistics that are commonly used in researches. Okay. So central tendency तो आपको पता है average को बोलते हैं. So all these things are there. Then we have, okay, so in this table you can just see that
Processing of data is done. Data is then analyzed. Descriptive and causal analysis, inferential analysis. So these are the various types of analysis that are done. So editing, coding, classification, tabulation. फिर आप बहुत सारे मतलब मेजर्स लगाते हो, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, अनोवा, ये सब लगाते हो. फिर अगर आप बायवेरिएट स्टडी कर रहे थे जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स थे, है ना, तो आप सिंपल रिग्रेशन लगाते हो, अनोवा लगाते हो, 2 वे अनोवा. अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स थे तो आप मल्टीपल रिग्रेशन लगाते हो, मल्टी अनोवा लगाते हो, है ना. अगर आपके पास आपने डिस्क्रिप्टिव और कॉजल किया, ठीक है, इन्फरेंशियल किया, तो आपके पास पॉइंट एस्टिमेट और इन्फरेंशियल हो जाता है, या फिर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक. ओके, सैम्पलिंग इज डन. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरीज. This is not required. पॉपुलेशन मीन वगैरह तो आपको पता है कि पॉपुलेशन का जो मीन निकलता है वो पॉपुलेशन मीन होता है. सैम्पलिंग मीन जो होता है सैंपल का मीन होता है, प्रोपोर्शन, है ना. I'll just discuss on the last unit जो रिसर्च प्रपोजल है उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ. टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो है ये मैंने डिस्कस किया है, बट एक बार मैं आपको फिर से बता दूं. हाइपोथेसिस मैंने पहले भी बताया, इट इज नथिंग बट एन अजम्पशन दैट इज बीइंग मेड. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है आपका नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ये दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस मींस like if we are to compare the method A with method B about its superiority, and if we need if we proceed on the assumption that both methods are equally good, then this assumption is termed as null hypothesis. Okay, null hypothesis means whatever we are assuming is the null hypothesis, and alternate is the alternate of that. Okay, so if our sample result do not support the null hypothesis, then we conclude that there is something else which is true, and the something else जिसको हम true कहते हैं ना, उसी को कहते हैं alternative hypothesis. ठीक है, मतलब जिसको आप ट्रू मान रहे थे that is null, and अगर आप null को reject कर रहे हो तो what you are getting is the alternate hypothesis. अगर आप null hypothesis को reject कर रहे हो तो you are getting alternative hypothesis. Okay, तो नल हाइपोथेसिस को जनरली एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नल हाइपोथेसिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड विद एच नॉट, एंड जो आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो बोलते हो, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एच वन और एच ए वॉट एवर. ओके, सो like for example the first hypothesis is HA, that this is not equals to H naught. Okay, so the alternative hypothesis is that the population mean is not equal to 100, that it may be more or less, but it's not equal to. Okay, so this is the alternative hypothesis. Then the null hypothesis would be that these will be equal, है ना. अगर ये ऑल्टरनेटिव कह रहा है कि आपका जो है पॉपुलेशन मीन आपके जो है इससे इक्वल नहीं होगा आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से, दैट मींस null hypothesis that it will be equal, right? So generally जो रहता है, generally researchers they want to like prove their null hypothesis wrong. Okay, so alternative hypothesis is usually the one which one wishes to prove, and the null hypothesis is the one which one wishes to disapprove. यही मैंने बोला कि जनरली जो रिसर्चर रहते हैं उनका इंटरेस्ट रहता है कि वो नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग बताएं, और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उनको करेक्ट बताएं, है ना. वो अपने नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं. ओके, thus the null hypothesis, it represents the hypothesis we are trying to reject, and the alternative hypothesis represent all other possibilities, right? So if the rejecting of a certain hypothesis when it is actually true, it involves great risk, and it is taken as null hypothesis because the probability of rejecting it when it is true is alpha. ठीक है, which is chosen very small.
ओके तो जो चीज पहले से ट्रू है अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब जो ट्रू है वो तो ट्रू है, उसके बाद अगर आप उसको रिजेक्ट करो तो मींस देयर मे बी वेरी वेरी मतलब मेनी मेनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर देयर, है ना। तो इसके चांसेस बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए रिसर्चर्स जनरली इसी पर स्टडी करते हैं, राइट। सो नल हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, इट शुड नॉट स्टेट अबाउट approximately or certain value, it should be very specific. So this is very important for your exam as well. तो आपका जो इसमें नल हाइपोथेसिस आया उसमें आपका दो चीज आया, एक आ गया आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है कि आप अपने हाइपोथेसिस को कितने मतलब कितना फ्लेक्सिबल बना पाओगे, है ना। आपको क्या लगता है कि ठीक है आपने जो भी रिजल्ट लाया उसमें कितने चांसेस है कि एरर हो सकते थे, ठीक है। तो दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इट इज ऑलवेज सम परसेंटेज, ओके, which should be chosen with great care, thought and reason, right. So in case we take a significance level at 5%, then it implies that H naught will be rejected. H naught will be rejected when the sampling result has less than 0.05 probability of occurring. If H naught is the true, इसका मतलब ये हुआ कि 5% अगर आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा है, इसका मतलब रिसर्चर जो है वो 5% रिस्क ले सकता है टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। 5% रिस्क हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा इवन व्हेन इट हैपेंस टू बी ट्रू, इवन व्हेन वो सही था। इसका मतलब मुझे मेरे ओपिनियन पे या मेरे रिजल्ट पे, मेरे रिसर्च पे, मैंने जो रिसर्च किया उसमें सिर्फ 5% का मुझे मतलब डाउट है कि शायद मैं मेरा रिजल्ट जो आया, शायद मेरी स्टडी जो है वो गलत हो सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके। तो डिपेंड करता है कि रिसर्चर 5% लेता है 10%, इट डिपेंड्स ऑन हिज ओन लाइक हिज ओन मतलब जजमेंट, ओके। तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, एक हो गया देखो आप कि एच नॉट जो है वो सही है, ठीक है। आपने रिजल्ट जो बताया आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ एच नॉट सही है, तो ये तो करेक्ट डिसीजन है। लेकिन जब एच नॉट ट्रू था और आपने जो मतलब डेटा वेटा एनालाइज किया, ये वो किया, रिसर्च किया, उसके बाद आपने बोला कि नहीं नहीं एच वन जो है वो एच नॉट जो है जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था वो गलत है, वो आपने रिजेक्ट कर दी, तो ये कहलाता है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है एच, मान लो कि एच जीरो जो था मतलब एच नॉट जो था वो फॉल्स था, फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये होता है टाइप 2 एरर जिसको हम लोग बीटा एरर कहते हैं, और टाइप 1 एरर जिसको हम लोग अल्फा एरर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों डिसीजन तो करेक्ट है। चांसेस है कि आपका जो ट्रू था आपने उसको रिजेक्ट किया, ठीक है, तो उसको कहते हैं टाइप 1 एरर और अल्फा एरर। चांसेस है कि आपका जो टाइप 2 एरर मतलब आपका जो ट्रू था, आपका एच नॉट फॉल्स था और आपने उसको ट्रू मान लिया, तो वो होता है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को जनरली ज्यादा रिस्की माना जाता है टाइप 1 एरर से, क्योंकि आप सोचो कि एक जो क्रिमिनल पर्सन वो फिर भी आपने उसको मतलब वो ट्रू पर्सन था फिर भी आपने उसको जैसे जेल कर दिया, तो ठीक है ये तो बहुत गलत बात है कि आपने जेल कर दिया, है ना। लेकिन अगर आप सोचो कि एक मतलब क्रिमिनल है फिर भी आपने उसको बाहर छोड़ दिया, तो कौन ज्यादा क्राइम पहुंचाएगा या कौन ज्यादा नुकसान करेगा, एच कौन सा ज्यादा भारी रिस्क है ना। तो एच टाइप 2 एरर ज्यादा रिस्की होता है ना। तो बीटा एरर को ज्यादा रिस्की माना जाता है। ओके, फॉर योर लेवल यू नीड टू नो द कि टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर होता क्या, ओके। अब इस फिगर को देखो आप, ये फिगर जो है ये आपका बेल शेप फिगर है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है, ओके। तो अगर आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजंस इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट विद 5% सिग्निफिकेंस लेवल, अगर आपने ये लिया है इसका मतलब ये वाला रीजन जो 5% से पीछे जा रहा है ना, यहाँ तक ये 95 है ना, बोथ टेकन टुगेदर इक्वल्स 95%, 50-50% करके है।
अगर ये लेवल इस वाले से लिमिट से बाहर जा रहा है और इस वाले लिमिट से बाहर जा रहा है, तो ये आपका है रिजेक्शन रीजन. दीज टू रीजंस आर द रिजेक्शन रीजंस एंड दिस रीजन इज द एक्सेप्टेंस रीजन. अगर इसमें आपका आंसर आता है तो आपका जो है H0 वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा. ओके, समझ में आ गई बात? तो ये आपका था, दिस इज डन. बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने जितना हाईलाइट किया आपको ऑलमोस्ट उतना ही पढ़ना है. पाई स्क्वायर टेस्ट तो नहीं है शायद आपके इसमें. एक बार मुझे रिसर्च प्रपोजल आपको बताना है. रिसर्च प्रपोजल बेसिकली मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, वो कुछ नहीं है, वो बस आपका एक प्रपोजल है. एक आप जैसे साइनोप्सिस बनाते हो ना, साइनोप्सिस आप अपने बनाते हो कि अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप बताते हो ना कि व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू फोकस ऑन. एंड जस्ट लेट मी चेक द योर सिलेबस वंस मोर. ओके, ऑलराइट, थोड़ा सा तो रह गया सिलेबस आपका. हाँ, तो मैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में आपको बता रही थी. तो रिसर्च प्रपोजल इज जनरली द थिंग इज कि आप अपना प्रपोजल बनाते हो, आप अपने टाइटल को लिखोगे, आपने अपना ऑब्जेक्टिव बताना है कि व्हाई यू वांट टू डू रिसर्च एंड व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू हैव like identified, what is the gap you have identified, and where you want to work, what is the methodology you will be working on, what is the sample you will be taking. मतलब आप एक जो है आप एक पूरा प्रॉपर मतलब एक अपना आइडिया प्रेजेंट करते हो ना, जो उसी को कहते हैं रिसर्च प्रपोजल. ठीक है? तो बिफोर टेकिंग लाइक एनी ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स और बिफोर एंटरिंग एनी बिग यूनिवर्सिटी, यू हैव टू मेक योर प्रपोजल कि व्हाई यू वांट टू डू रिसर्च एंड व्हाट टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव आइडेंटिफाइड कि हाँ इस पर काम होना चाहिए, है ना. तो उसको कहते हैं रिसर्च प्रपोजल. ओके, मैं देखती हूँ रिपोर्ट राइटिंग ये वाला चैप्टर जो है इसमें आपका क्या है. रिपोर्ट राइटिंग इज योर यूनिट नंबर 4. तो जब रिपोर्ट राइटिंग आप करते हो तो लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब आप जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करो उसकी लॉजिकल एनालिसिस करोगे, आप एक प्रॉपर फाइनल आउटलाइन बनाओगे. ओके, you have to prepare the rough draft of what you are going to do. You have to rewrite and polish the rough draft again and again. You have to prepare the final bibliography. Okay, तो अगर आप बुक लिख रहे हो तो आप जनरली जो बिब्लियोग्राफी करते हो वो ऐसे करते हो, पहले आप नेम ऑफ द ऑथर करते हो, लास्ट नेम को पहले लिखते हो, फिर टाइटल अंडरलाइन टू इंडिकेट इटैलिक्स, प्लेस, पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, ये करते हो. ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल देखो, कोठारी इज द लास्ट नेम, CR, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, न्यू दिल्ली, विकास पब्लिकेशन, एंड दिस वे. अगर आप मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए करते हो तो आप कुछ ऐसा लिखते हो, है ना. अगर आप ये ठीक है, तो इस तरह से होता है. और रिसर्च रिपोर्ट का लेआउट जो होता है, प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं जिसमें आप टाइटल और डेट लिखते हो, फिर मेन टेक्स्ट लिखते हो जिसमें आप इंट्रोडक्शन लिखते हो. रिपोर्ट राइटिंग का तरीका मैं बता रही हूँ. दिस इज हाउ यू डू द रिपोर्ट राइटिंग. यू राइट द इंट्रोडक्शन, यू राइट द स्टेटमेंट ऑफ findings and recommendation, you write the results, you write the implication of the result. Okay, implications of the results. Then you give the summary. Okay,
देन द एंड मैटर द अच्छा रिपोर्ट राइटिंग के भी तरीके जो है वो टेक्निकल रिपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो अलग होता है, फिर पॉपुलर रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन नॉट रिक्वायर्ड, कोटेशंस नॉट रिक्वायर्ड। एक बार मुझे आपको ये बताना है, कोटेशन रेफरेंस नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो है ना, ये पंक्चुएशन एंड एब्रीविएशन जो फुटनोट में यूज होते हैं वो है, ठीक है। एट एल यूज होता है, आप कई बार देखोगे इट इज एट एल, मतलब होता है एंड अदर्स, ठीक है। कई बार आप देखोगे कि लिखा रहेगा कोठारी एंड एट एल, मतलब कोठारी और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके रहता है। चार्ट ग्राफ्स जो रहते हैं वो आपके अपेंडिक्स में जाते हैं। ओहो, मुझे तो मिला ही नहीं। एपीए स्टाइल एंड ऑल, मैं आपको गूगल स्कॉलर से साथ के साथ करके दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये देखो फॉर एग्जांपल आप देखो कि मैं एक पेपर खोलती हूँ, इसमें देखो साइटेशन स्टाइल्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू लाइक शो यू इज द साइटेशन स्टाइल। जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो आप सारे ऑथर्स को जिसका आपने इस अपने स्टडी में जिस जिस स्टडी को रेफर किया है, जिस जिस ऑथर के काम को यूज किया है, एज अ गुड रिसर्चर एंड एज एन एथिकल रिसर्चर यू शुड गिव लाइक रेफरेंस टू ऑल दोज रिसर्चर, यू शुड साइट दोज रिसर्चर, है ना। जो जो ऑथर्स का काम आपने यूज किया उन सारे ऑथर्स को आपको क्या करना चाहिए कि साइट करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मुझे ये वाला काम यूज करना है इस ऑथर का, तो देखो साइटेशंस के 5 मतलब तरीके हैं। एक होता है एमएलए स्टाइल। तो एमएलए स्टाइल में क्या होता है कि आप देखो शर्मा, मतलब कि शर्मा जो है आपका वो लास्ट नेम है, जेपी फर्स्ट नेम, फिर सुनैना इज द लास्ट नेम, इस तरह से करके इसमें 3 ऑथर्स है, तो तीनों ऑथर्स के ऐसे नाम यूज हो रहे हैं। फिर उसके बाद उनका टाइटल यूज हो रहा है, ओके, इन द डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर जर्नल का नाम आ रहा है, वॉल्यूम आ रही है, ईयर आ रहा है और पेज नंबर आ रहा है, राइट, कि किस जर्नल में पब्लिश हुआ है और किस पेज नंबर में हुआ है। अगर आप एपीए स्टाइल फॉलो करो, जो कि मोस्ट ऑफ द जर्नल्स यूज करती है, तो एपीए स्टाइल में देखो आप सेकेंड ऑथर का सिर्फ सरनेम है, फिर ऐसे, फिर इसके बाद ब्रैकेट में यहीं पर ईयर दी हुई है, एपीए स्टाइल में ब्रैकेट में यहीं पर ईयर दी हुई है। फिर आपका विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में आर्टिकल का नाम है, फिर जर्नल का नाम है, उसकी वॉल्यूम दी हुई है और पेज नंबर दी हुई है। अगर आप शिकागो स्टाइल देखो तो ऑथर का नाम है, ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड में आपका टाइटल का नाम है, फिर जर्नल का नाम है और फिर ईयर है, ऑलमोस्ट सेम एज एमएलए, जैसे एमएलए में था, फिर पेज नंबर यहाँ पर है ना। तो ये हो गया। अगर आप हार्डवर्ड स्टाइल देखो तो ऐसे नेम कैसे लिखा हुआ है ये आप देखो, फिर ईयर यही लिखी हुई है विदाउट ब्रैकेट, फिर मतलब जो है आपका आर्टिकल का नाम है, जर्नल का नाम है, वॉल्यूम है और पेज नंबर है। इसके बाद आप वैंकूवर देखो तो इसमें कैसे ऑथर का नाम लिखा हुआ है, इसके बाद जर्नल आर्टिकल का नाम है, फिर जर्नल का नाम है, ईयर है और फिर वॉल्यूम, और वॉल्यूम दी हुई है इसमें, वॉल्यूम है और फिर ये पेज नंबर। तो ये 5 मेन जो है साइटेशन स्टाइल है, एमएलए, एपीए, शिकागो और हार्वर्ड और वैंकूवर। ओके, तो ये सारे आपके मेन साइटेशन स्टाइल है। हमारा जनरली एपीए स्टाइल फॉलो होता है और मतलब हर स्टाइल में थोड़ा थोड़ा सा लिखने का तरीका जो है, साइटेशन का तरीका जो है वो डिफरेंट है। ओके, सो दिस with this we have completed almost what was required as per your syllabus. इसके अलावे अगर फिर भी कोई डाउट हो ड्यूरिंग द एग्जाम, यू कैन जस्ट आस्क मी, लेट मी नो कि हाँ आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, आप लिख के बता देना, मैं आपको फिर भी बता दूंगी, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो। अदरवाइज देन दिस जो हमने आज के रिवीजन क्लास में किया है, हमने डिटेल एग्जॉस्टिव पूरी डिस्कशन की है पूरे सिलेबस की, what is relevant for your study, what is important for your exam, everything we have discussed, and I guess with this you have
like if you have attended the revision class, or if you see later on also, you would be able to complete the syllabus in this 4 hours or 4.5 hours, whatever we have done. Okay, so with this, I'll be just closing the class, and I wish you all the best. Ma'am, Wish you that you attempt the questions very like aptly, since this is your 6th semester. I want you all to attend all the questions right properly in the exam, and try to get the best marks possible, because ये आपका 6th semester, ये आपका final sem है, तो आप इसमें जितना अच्छा marks लाओगे, आपका average out उतना अच्छा हो जाएगा, because you have to carry this degree for your lifetime. Try to give your best and achieve the best in your life also. And yes, with this, I have completed my class. If you have any doubt, you can ask me, please. ma'am, Hanji. ma'am, could you please share the link of PDF? Sure. No, I'll not share the link. I'll share the whole PPT with you, कि मैंने जो highlight किया वो भी आपके पास पहुंच जाए. मैं कैसे share करूं, आप बताओ. आप WhatsApp group में हो? Ma'am, I'm not in any WhatsApp group, so No, you are please not join there me. in WhatsApp group. So what you can do is take my email ID. My email ID is sonimmitali77@gmail.com. Can you write it in chat section? I So think can I'll I? not be able to write. You can just note down. मैं देखती हूँ. I'll be able to write. हाँ, I'm getting the option to write. I'm writing here. So it is Okay, small thank you. sonimmitali77@gmail.com. Write a mail, just write it to me कि ma'am share the research methodology PDF. I'll share what I have discussed today. मैं पूरा share कर दूंगी. आप पूरा जो मैंने highlight किया है ना, आप उससे रेफर करके ही पढ़ना, क्योंकि इस बुक में कुछ लास्ट के ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डिटेल दिए हैं, जो कि उतने डिटेल में इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्दो, राइट. ओके मैम. और मैम जो कॉलेज से जो बुक मिली है उसमें से सिर्फ साइटेशन स्टाइल्स कर ले तो हो जाएगा? हाँ जी. मैंने अभी आपको साइटेशन स्टाइल जैसे बताया ना, आपको वही समझना है. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके ठीक है. मैम. ऑल्दो हमें 4th यूनिट पे ज्यादा टाइम देने का टाइम नहीं मिला, बट yes, whatever was important I have covered. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. I hope that will be helpful for you. Thank you so much. It was very nice teaching to you all. I hope to meet you again in some future time. Okay, thank you so much. Wish you all the best. Thank you.